हम्म। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, बैठिए। थैंक यू सर। खाइए भी खाइए। चलिए बताइए, आप अपने पहले इंट्रोडक्शन दीजिए। माय नेम इज राजकुमार। आई कम फ्रॉम बरबीघा शेखपुरा, बिहार। आई हैव डन MSc Physics from Nalanda Open University in 2024. I have also done B.Ed from Munger University in 2022. I have qualified C.Tech पेपर 1 और पेपर 2 बोथ इन फर्स्ट टाइम में मैंने जो है इसको क्वालिफाई किया था in 2023. Currently, I am also a teacher in a local coaching institute in Barbara. I have been teaching since last 1 year physics as a lecturer. I am preparing for board examination of class 12. Thank you. अच्छा, ये बताइए, आप प्रोजेक्ट टाइप में बताएं कि आप कोचिंग पढ़ा रहे हैं। कोचिंग में किस क्लास के बच्चे के आप पढ़ा रहे हैं और कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं? हम अभी 12th क्लास के बच्चों को बिहार बोर्ड का प्रिपरेशन करवाते हैं, जो एग्जामिनेशन बिहार बोर्ड लेती है, तो वो 12th का जो है लोकल कोचिंग में पढ़ाते हैं। लोकल कोचिंग में पढ़ाते हैं। हाँ। सब्जेक्ट फिजिक्स 12th लेवल का। 12th लेवल का। अच्छा, ये बताइए, आप फिजिक्स पढ़ाते हैं, आपका क्वालिफिकेशन में बताया कि आप बीटेक हैं। यस। बीटेक के बाद आप फिजिक्स ऑनर्स को क्यों चुने? फिजिक्स Yes, उसके बाद टीचिंग आप फिजिक्स करा yes, रहे हैं। I have done B.Tech also in 2018. जब हमने B.Tech किया था तो हमने कुछ साल तक कहीं जॉब भी किया, लेकिन वहाँ पर हमारा इंटरेस्ट उसमें नहीं हुआ। आफ्टर दैट आई क्वाइट द जॉब एंड मेरा इंटरेस्ट ऑफ टीचिंग से रिलेटेड जो है काफ़ी अच्छा रहा है, और मतलब कि स्टार्टिंग से ही मुझे लगा कि अपने नॉलेज को कहीं पर ट्रांसफ़र करना है तो वो एक टीचिंग फील्ड ही हो सकता है। तो जो भी नॉलेज मैंने B.Tech में सीखा है, जिसे एक्सपेरिमेंट के थ्रू, वो नॉलेज मैं फिजिक्स के माध्यम से बच्चों को दे सकता हूँ। और मेरा ब्रांच इलेक्ट्रिकल है। इलेक्ट्रिकल एक ऐसा ब्रांच है जिसमें फिजिक्स का जो है थ्योरी और साथ साथ एक्सपेरिमेंट बहुत ज़्यादा होता है। तो मुझे लगा कि एज ए फिजिक्स सब्जेक्ट जो मेरे लिए काफ़ी अच्छा साबित हुआ, और मेरा इंटरेस्ट भी फिजिक्स है। फिजिक्स एक ऐसा नेचुरल सब्जेक्ट है जिसमें जो भी घटनाएँ फिजिक्स में हो रही है, वो जो भी घटनाएँ नेचर में हो रही है, वो घटनाओं को हम फिजिक्स के माध्यम से बच्चों को बता सकते हैं एक्सपेरिमेंट के थ्रू। तो हम अपने नॉलेज को और ज़्यादा ट्रांसफ़र करने के लिए हमने फिजिक्स चूज किया। अच्छा, जैसा कि आपने बताया कि हमने फिजिक्स जो चुने हैं उसका मेन वजह है कि नेचुरली इवेंट जो होता है वो सभी घटनाओं को समझाते हैं। अच्छा, इसमें कुछ एग्जाम्पल बताएं, कुछ घटनाएं। जैसे कि हम चलते हैं, वो भी फिजिक्स है। क्यों? क्योंकि बिना फिजिक्स के आप चल ही नहीं सकते। हम चल रहे हैं तो घर्षण हो रहा है, अगर घर्षण कम रहेगा, बहुत ही कम रहेंगे, तो वहाँ पर जो है फ्रिक्शन, विदाउट फ्रिक्शन वी कैन नॉट राइट, सही तरीके से हम लोग चल नहीं सकते हैं। यहाँ भी फिजिक्स है। हवा बह रही है, ये भी फिजिक्स है, क्योंकि लो प्रेशर और हाई प्रेशर के कारण ही एयर फ्लो होता है। तो जितने भी नेचुरल आकाश में जो है तारे टिमटिमाते हैं, वो भी फिजिक्स का ही है। तो ऑल नेचुरल थिंग्स इज अ फिजिक्स। तो इसलिए जो है फिजिक्स का हम लोग चार घटनाएं से जुड़े हुए हैं। अच्छा, इसमें एक फिजिक्स में एक टर्म है भार और द्रव्यमान। यस। ऐसे देखा जाता है कि दोनों लगता है शब्द एक ही है, लेकिन फिजिक्स की भाषा में आप कैसे इसको आंकिए हैं? वेट एंड मास। तो मास यानी कि द्रव्यमान एक स्केलर क्वांटिटी है, बट वेट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। डेट मीन्स कि वेट जो है हर एक पोजीशन पर अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन मास ऑलवेज सेम होता है। जैसे अगर हम पृथ्वी की बात करें तो मास राइट जितना आपका वो तो ठीक है, वही मास आपका चंद्रमा पर ही होगा, बट वेट हमारे पृथ्वी पर जो अलग होते हैं और चंद्रमा पर अलग होते हैं, क्योंकि वेट डिपेंड करता है हमारे ग्रेविटेशनल फोर्स जो कि जी है, जी पे। इसीलिए वेट को W बराबर mg लिखते हैं, लेकिन मास के लिए जो है सिंपल हमारा द्रव्यमान भी होता है। तो इसलिए बताइए स्मॉल जी और कैपिटल जी क्या है और दोनों की रिलेशन क्या है? हाँ, स्मॉल जी जो है एक तरह से गुरुत्वीय त्वरण है, यानी ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है, जो कि कोई भी अर्थ अपनी ओर जिस एक्सीलरेशन से किसी वस्तु को अट्रैक्ट करती है उसको हम जी कहते हैं, जो कि स्मॉल जी। और इसका वैल्यू जो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये फिक्स होते हैं अर्थ पे लेकर के। लेकिन कैपिटल जी जो है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होते हैं,
जो कि F इज इक्वल टू जी एम वन M2 बटा R स्क्वायर से आता है, और ये नियतांक है, और इसका वैल्यू 6.672 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 सॉरी 6.672 इंटू 10 टू द पावर आई थिंक 12 न्यूटन मीटर। अच्छा ये बताइए, जो त्वरण है और एक गुरुत्वीय त्वरण पढ़ते हैं, यस, तो दोनों में समानता क्या और अंतर क्या है? जो गुरुत्वीय त्वरण यानी ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है, वो अर्थ कोई भी चीज को अपने बॉडी, कोई भी बॉडी को अर्थ अपनी ओर जो अट्रैक्ट करता है दैट इज जी, जिस एक्सीलरेशन से अट्रैक्ट कर रहा है। लेकिन हम गाड़ी चला रहे हैं, अगर आप जिस एक्सीलरेशन से गाड़ी आगे बढ़ रही है वो एक्सीलरेशन होता है यानी ए होता है, तो ये दोनों में जो है काफी डिफरेंस, बट दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, ये इसकी समानता है। एक्सीलरेशन और ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों वेक्टर क्वांटिटी होते हैं। अच्छा ये बताइए, वेक्टर जो है वो देखा जाता है कि मैथ में भी अध्ययन करना होता है और फिजिक्स में भी अध्ययन करना होता है, इसकी क्या वजह है? फिजिक्स, अच्छा बताइए, पहले इसको बताइए। फिजिक्स और मैथ दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। विदाउट मैथ यू कैन नॉट रीड और टीच फिजिक्स। फिजिक्स में जितने भी एप्लीकेशन हम लोग करते हैं वो मैथ के माध्यम से करते हैं। अगर आप कोई भी चीज़ यहाँ से किसी भी चीज़ को मेजर करना है तो उसमें हमें फिजिक्स का एप्लीकेशन होता है। तो सॉरी सर, क्वेश्चन। अच्छा चलिए रहने दीजिए। अच्छा एक प्रश्न ये बताइए, क्लास 12 का आप कोचिंग पढ़ा रहे थे, यस, उसमें कम से कम 10 टॉपिक का नाम बताइए। क्लास 12 का फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, जिसमें एनसीईआरटी के अनुसार 2 चैप्टर पढ़ना है, जिसमें हम लोग मूविंग चार्ज के बारे में पढ़ते हैं, और फिर मूविंग यानी कि कोई भी आवेश से रिलेटेड, मूविंग चार्ज से रिलेटेड। फिर सेकेंड चैप्टर में कैपेसिटर कैपेसिटेंस के बारे में जानना है। फिर ऑप्टिक्स है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है। फिर हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है। आप ये मॉडर्न फिजिक्स है। मॉडर्न फिजिक्स में हमें मॉडर्न फिजिक्स के में रेडियो एक्टिविटी पढ़ना होता है। अभी तो इतना ही याद आ रहा है। अच्छा ये बताइए, ऑप्टिक्स में हम किसके बारे में मुख्य रूप से अध्ययन करते हैं? ऑप्टिक्स का मतलब ये होता है कि कोई भी ऑप्टिकल थिंग्स यानी कि प्रकाश से रिलेटेड कोई भी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रहे हैं तो वहाँ पर किस तरह से लाइट का रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन होगा उसके बारे में, यानी कि लाइट से रिलेटेड हम लोग स्टडी करते हैं कि लाइट का फिनोमिना क्या है, जिसमें उसमें डिफ्रैक्शन होते हैं, इंटरफेरेंस होते हैं और अलग अलग फिनोमिना है, उसी के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं, लाइट का बिहेवियर के बारे में। अच्छा मैक्सवेल का समीकरण के बारे में? हाँ, मैक्सवेल एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 4 समीकरण को दिए हैं जो कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन से रिलेटेड है। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी है इस चीज़ से ये इक्वेशंस आए हैं और उसका डेरिवेशन में जो है हमें काफ़ी हेल्प मिलता है आगे डिराइव करने के लिए। आप देखे होंगे ऐसा, क्योंकि आप पढ़ा रहे हैं पहले से ही कोचिंग, तो इसमें देखते होंगे फिजिक्स में अधिकतर जगह डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का यूज होता है। यस, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का मेन मीनिंग बताइए। डिफरेंशिएशन मीन्स किसी भी चीज़ को बाइफिक्रेट करके हम छोटे छोटे पार्ट में उसको करते हैं और इंटीग्रेशन जो छोटा छोटा पार्ट है उसको हम जोड़ने के लिए करते हैं। तो जिस तरह से हमें 1 + 2 + 3 मतलब जोड़ करते हैं, एडिशन करते हैं, उसी तरह से फिजिक्स में हम लोग किसी भी चीज़ को पहले स्मॉल पार्ट में लेते हैं और उसी स्मॉल पार्ट को हम पूरे एरिया को निकालने के लिए हमें उसे इंटीग्रेट करना पड़ता है। इसलिए इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन हमारे फिजिक्स का काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं। इसके बिना हम किसी भी थ्योरी को सही तरीके से प्रूफ नहीं कर सकते हैं। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट। अच्छा ये बताइए, आपके क्लास जब ले रहे हैं और उस क्लास में मान के चलिए आप एक टॉपिक ऑप्टिक्स पढ़ा रहे हैं जिसमें प्रकाश पढ़ा रहे हैं। यस। आप बच्चों को ये भी बताते हैं कि प्रकाश के प्रवर्तन के कारण हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। यस। यदि आपसे बच्चा कोई सवाल पूछे यस और उसके बारे में यदि आपको जानकारी ना हो तो आप क्या कीजिएगा? अगर कोई भी बच्चे, हम कई बार ऐसा होता है क्योंकि टीचिंग एक ऐसा मीडियम है जिसमें हम बच्चों को सिखाते भी हैं और बच्चे से हम बहुत कुछ सीखते भी हैं, तो इसीलिए मेरा ये काफ़ी एम पहले से रहा कि हम कहीं ना कहीं जो है टीचिंग से रिलेटेड रहें। तो जब बच्चा कोई क्वेश्चन पूछता है और हमें नहीं आता है तो हम उन बच्चों को कहते हैं कि नेक्स्ट क्लास में हम इसको बताएंगे, क्योंकि अभी शायद हमारे माइंड में वो चीज़ नहीं, मैं रिसर्च करके इस पर आऊँगा तो मैं आपको डिटेल में बताऊँगा। यदि बात करें फिजिक्स के संबंधित नेचुरली इवेंट होता है, यस, जैसा कि क्लास में पढ़ाते पढ़ाते कुछ चीज ऐसा हुआ कि आपको बच्चों को दिखाने की जरूरत हो, समझ में नहीं आ रहा है बच्चा को, यस, तो आखिर में समझाने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं बच्चों को?
हम उसको डेमोन्स्ट्रेशन मेथड से समझा सकते हैं, जिससे किसी भी चीज़ को, जिसे अभी जो है कुछ समय पहले हमें कहीं पर जो है अभी चार्ज को रखना होता है कहीं पर, और कुछ चार्ज के कारण कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ रहा है वो सब निकालना है। तो हमें क्लासरूम में जो भी चीज़ हमारे पास मौजूद है, एक कोई कार्टून है वो जो है स्क्वायर टाइप का या फिर घनाकार टाइप के होते हैं, उसको उठा करके हम बता सकते हैं बाबू देखिए यहाँ पर हम बीच में चार्ज रखे हुए हैं, उसका इफेक्ट कहीं इधर उधर पड़ सकते हैं। या फिर किसी भी फिजिक्स से रिलेटेड कोई भी घटना हम देखते हैं तो हमारे चारों तरफ कहीं ना कहीं होते रहता है, तो वो रियल टाइम एक्सपेरिमेंट के थ्रू जो भी बच्चा अनुभव कर रहा है उसके द्वारा हम उसे बच्चों को समझाने की कोशिश अच्छा ये बताइए उसमें गति का नियम क्या है? अभी कोई बात नहीं। ये हमारे सर ने है। यस सर। ये सर आपसे कुछ सवाल पूछना चाहते तो पूछिए सर। मोबाइल से हम लोग बातचीत करते हैं। क्या सर? हाँ सर मोबाइल से किसी का कनेक्शन नहीं। हाँ सर। ये किस मंडल के थ्रू बातचीत होता है? सर इसमें जो है कम्युनिकेशन एक हम लोग को फिजिक्स में भी पढ़ना होता है, जिसमें वायरलेस कम्युनिकेशन है, और इसमें हाँ जो वायुमंडल में वहाँ पर एक जो है कम्युनिकेशन सिस्टम से रिलेटेड रखे हुए हैं जो कि हमारा इसरो ने भेजा है, और उसी के तहत जो है कोई भी चीज़ को हम फोन लगाते हैं तो वहाँ पर टावर को कैच करता है, और वो टावर फिर और जो सैटेलाइट उसे कहते हैं तो सैटेलाइट उसको कैच करके फिर जहाँ पर हमने नंबर लगाया है वहाँ पर वो कनेक्शन को रिसीव करता है। कि किस मंडल के द्वारा? अच्छा किस मंडल? तो ये बहिर्मंडल होते हैं सर, आई थिंक, जहाँ तक मुझे याद है, मे बी मैंने आपको बताया वो आयन मंडल। ओके। पोस्टल लिस्ट में जानते हैं पिन कोड क्या? हाँ पिन कोड, यहाँ का पिन कोड पता है आपको? जी हाँ सर। 101 किस को इंडिकेट करता है? 101 किस चीज़ को इंडिकेट करता है? सॉरी सर आई डोंट नो। तुम्हें बताया था। ओके। हाँ इससे रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। और यदि कुछ सवाल है तो पूछिए। अच्छा डू का ठीक क्या होगा? पैसिव वॉइस क्या चीज़ का सर? डू का डू का पैसिव वॉइस, तो आई थिंक डन, डू डिड डन, जो कि पैसिव वॉइस में सिर्फ डू लिखा हुआ है, इसको पैसिव वॉइस से बदलते हैं। ओके, तो ये आई थिंक डू डिड डन, तो ये वर्ब का थर्ड फॉर्म में आ जाएंगे क्योंकि पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म में आते हैं, तो आई थिंक मे बी डन हो जाएंगे। You are ordered to do. ओके सॉरी सर, यस यू आर ऑर्डर टू डू, यू आर ऑर्डर टू डू, बिकॉज यहाँ पे हम लोग यू आर ऑर्डर का यूज करते हैं क्योंकि किसी को आदेश दे रहे हैं, तो रिक्वेस्टेड भी हो ये तो सकता फैक्ट रहा है। है। अच्छा ये बताइए व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन लैडर एंड स्टेयर? लैडर एंड स्टेयर, दोनों का मीनिंग सेम है। लैडर एंड स्टेयर, आई थिंक आई एम नॉट रिकॉर्डिंग, मैं इसे रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। लैडर एंड लैडर का क्या बांस की जो सीढ़ी होगी, ओके लोहा की जो सीढ़ी, ओके, या स्टेयर, स्टेयर जो हुआ बिल्डिंग में जो सीढ़ी बना हुआ। अच्छा आप ये बताइए कि आप केंद्रीय विद्यालय में ही आना क्यों चाहते हैं? यस, स्टेट विद्यालय जो होता है, राज्यकृत विद्यालय, उसमें आप जाना क्यों नहीं चाहते? दोनों में डिफरेंस बताइए। केवीएस एक प्रेस्टिजियस स्कूल्स है जिसको 1974 में बनाया गया था, और केंद्रीय विद्यालय में बच्चे अलग अलग जगह से आते हैं, सभी तरह के लोग रहते हैं, वहाँ पर एमपी के भी बच्चे रहते हैं, लोकल बच्चे भी होते हैं, तो वहाँ पर मैं अपना जो है बेस्ट देना चाहता हूँ, और वहाँ से मैं बहुत कुछ सीखना भी चाहता हूँ, क्योंकि केवीएस के बारे में मैंने सुना है कि वहाँ पर टीचर के साथ साथ बच्चों के साथ इंटरेक्शन काफ़ी अच्छे होते हैं, लेकिन स्टेट लेवल में भी टीचर के साथ उतना ज़्यादा इंटरेक्शन बच्चों में नहीं होता है, और बच्चे भी उतना ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि अपने आप को इम्प्रूवमेंट करने के लिए केवीएस ज्वाइन करूँ, इसलिए मैं केवीएस ज्वाइन करूँ। अच्छा क्लास में यदि किसी बच्चा को आप समझा रहे हैं और देखते होंगे कि कोई ऐसा भी बच्चा होता है कि एक बार भी समझाए, 2 बार समझाए, 3 बार, फिर भी वो नहीं समझ रहा है, तो उसके बाद आप क्या करेंगे? हम सबसे पहले बच्चों को बार बार समझाने के बावजूद भी अगर नहीं समझ रहा है तो उसे हम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड यानी कुछ दिखा करके समझाएंगे कि बाबू आप देखिए जो रियल एग्जाम्पल हो रहे हैं हमारे चारों तरफ, उस रियल एग्जाम्पल के तहत उसको समझाने की कोशिश करेंगे
नहीं तो उस बच्चे को जो है एक्स्ट्रा टाइम दे करके उन पर थोड़ा ज़्यादा मेहनत करने की कोशिश करेंगे। अच्छा ये बताइए, आपको फिजिक्स में सबसे अच्छा टॉपिक कौन दिखता है जिसको आप हमको पढ़ा करके दिखा सकते हैं, शो कर सकते हैं? यस, अभी हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में कुछ बता सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से रिलेटेड। सबसे अच्छा टॉपिक बताइए। यस, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो मूविंग चार्ज से रिलेटेड है, चार्ज अब किस तरह से मूव करता है और वहाँ पर किस तरह से स्थिर रहता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो आप थोड़ा सा दिखा दीजिए हमको, लीजिए। उसको ऐसे कर दीजिए। ये सब गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन, आप कैसे हैं? आई थिंक आप बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग फिजिक्स पढ़ेंगे जिसमें मैं आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप मुझे बताएं कि आप जब बचपन में किए होंगे कि बाल को जब हम रगड़ते हैं किसी पेंसिल या किसी भी चीज से तो वो कागज में जो चिपक जाता है। आपने कभी सोचा है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? यस सर, तो इसमें क्या होता है कि कहीं ना कहीं इसमें कुछ आ रहे हैं चार्ज जिसके वजह से किसी भी चीज को वो अट्रैक्ट कर लेते हैं। तो उसी के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि आखिर ऐसा क्यों हुआ है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जानेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता क्या है और इसमें क्या क्या हमें पढ़ना है। तो ये देखेंगे आप, दो वर्ड से बना है, इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रॉन और स्टैटिक्स मीन्स इमूवेबल। इलेक्ट्रॉन मीन्स एनी चार्ज, इमूवेबल मीन्स रेस्ट। इट मीन्स इसमें हम किसी भी चार्ज को रेस्ट में रख करके पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एक ऐसा टॉपिक है जिसमें हमेशा चार्ज रेस्ट पे रहेगा और उसी पर कुछ कहीं ना कहीं अलग से फोर्स लग सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो सकता है। तो इन्हीं के बारे में जो हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। अब यहाँ पे चार्ज है तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ये चार्ज होता क्या है। तो चार्ज को हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। थैंक यू।